हेलो एवरीवन, वेलकम इन सीक्रेट स्टडी विथ मी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जैसे हिंदी पेडागोजी हमने शुरू किया था, जिसमें पढ़े थे कि हिंदी शिक्षण शास्त्र के बारे में, यानी कि भाषा का अधिगम और भाषा के विकास संबंधित हमने देखा था कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि होता है कि मातृभाषा और लक्ष्य भाषा होना चाहिए भाषा अर्जन में, और सुनना, भाषा के कौशल जो होते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि होते हैं। इसके बाद समझना, समझाना और चिंतन तक बचा जाता है। फिर इसके बाद कक्ष को जो विशेषता होती है बहुभाषिता होनी चाहिए, अनेक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, वातावरण परिवेश दिए जाने चाहिए, समावेशी शिक्षण का व्यवस्था होना चाहिए, प्रगतिशील शिक्षा होनी चाहिए और समझनेवादी शिक्षा होनी चाहिए। तो ये हमने देखा था, टोटल 8 टॉपिक है। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा जो अगला जो पॉइंट है वो होता है कि अभिव्यक्ति की क्षमता और विचार विनिमय, विचारचर्या और परिचर्चा, भाषा क्षमता, भाषा प्रयोग, भाषा दक्षता और भाषा में निपुणता होनी चाहिए। यानी कि अगर भाषा सीखने के लिए अभिव्यक्ति की जो भाषा अगर बच्चा सीखता है तो उसमें अभिव्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए, अपने विचारों को रख सके, विचारों का आदान प्रदान कर सके, या इसको हम बोल सकते हैं विचारचर्या, यानी कि 10 लोगों में अपनी विचार व्यक्त कर सके। परिचर्चा, उस पर बहस कर सके, मतलब भाषा के आधार पे बहस कर सके। और भाषा क्षमता भी होनी चाहिए, भाषा का प्रयोग कब, कैसे, कहाँ पे क्या करना है वो सीख सके। भाषा दक्षता यानी कि शुद्ध बोलना सीखे व्याकरण की दृष्टि से। और भाषा निपुणता, जिसमें पूरा महारत हासिल हो जाए, ये भाषा सीखने की कला है। इसके बाद जो होता है अगला पॉइंट होता है कि मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति और सांकेतिक अभिव्यक्ति। भाषा जो अभिव्यक्ति होती है 3 प्रकार की होती है भाषा की अभिव्यक्ति। पहला मौखिक अभिव्यक्ति या होता है जिसमें सुनना, बोलना और पढ़ना आता है, यानी कि जो हम सुन रहे हैं वो भी मौखिक में आएगा, बोलना मौखिक में आएगा और पढ़ना भी मौखिक में आएगा। लिखित अभिव्यक्ति इसमें आता है कि पत्र लिखना, प्रार्थना पत्र और निबंध लिखना, यानी कि जैसे कहीं पे भी एप्लीकेशन देना है तो हम अगर मौखिक अभिव्यक्ति के हर जगह मान्य नहीं होता है तो लिखित अभिव्यक्ति हम व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद होता है सांकेतिक अभिव्यक्ति। इसमें होता है कि जो ये इसको पहली अभिव्यक्ति माना जाता है, क्योंकि अगर बच्चा यहाँ तक पहुँच गया तो उसमें सारी भाषा का सारा कौशल सीख लिया है, यानी कि वो अभिनय द्वारा, इसमें होता है अभिनय द्वारा जो प्रदर्शन होता है और भाव भंगिमा द्वारा प्रदर्शन होता है, और रोल प्ले इसमें होता है, यानी कि नाटक जितना होता है, नाटक का मंचन होता है। इसमें जैसे इशारों के आधार पे ये होता है सांकेतिक अभिव्यक्ति। तो इसमें अगर जब से बच्चा मौखिक अभिव्यक्ति में परिपक्व नहीं होगा, लिखित अभिव्यक्ति में परिपक्व नहीं होगा, तब तक से सांकेतिक अभिव्यक्ति उसमें पॉसिबल नहीं है। इसलिए सबसे पहले उसको मौखिक सिखाना, लिखित अभिव्यक्ति सिखाना, इसके बाद सांकेतिक अभिव्यक्ति सिखाना चाहिए। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा अच्छा लिख लेता है, लेकिन अगर उससे बोलने की कहा जाए, बोलने को मतलब अभिव्यक्ति करने को, मौखिक अभिव्यक्त करने को कहा जाए तो वो नहीं कर पाता है, तो उसमें ये इसकी कमी हो जाती है। कोई बच्चा बोलने में, जैसे अनपढ़ लोग होते हैं कि बोलने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो लिख नहीं पाते हैं, तो ये यहाँ पे इसकी कमी हो जाएगी। सांकेतिक भाषा होता है कि अगर बोल लेता है और लिख भी लेता है लेकिन इशारा नहीं कर पाता है, यानी कि अपने रोल प्ले जिस चीज़ में करना हो उसमें उतर नहीं पाता है। तो ये इस तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। पहले मौखिक दक्ष होना चाहिए, फिर लिखित, फिर तब सांकेतिक। इसके बाद देखते हैं कि वाचन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें शिक्षक के लिए होता है महत्वपूर्ण 3 होता है: आदर्श वाचन, अनुवाचन और अनुकरण वाचन। यानी कि आदर्श वाचन वो होता है कि शिक्षक के लिए ये है कि शिक्षक अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो शुद्ध वाक्यों को बोलना करे, पॉजिटिव वाक्य बोले, कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, और जिससे मतलब बच्चे सीखे वैसा वाचन होना चाहिए। अनुवाचन यानी कि अगर आगे से शिक्षक बोल रहा है तो पीछे से बच्चे जो बोलते हैं वो अनुवाचन हो गया। अनुकरण वाचन यानी कि साथ साथ टीचर के साथ साथ बच्चे भी बोल रहे हैं, वो अनुकरण वाचन हो गया। तो ये शिक्षक के लिए है। छात्रों के लिए जो है 3 प्रकार के वचन, वो होता है सस्वर वाचन, यानी कि तेज तेज जैसे बोल के पढ़ना। इसमें
सस्वर उच्चारण के साथ बोल के पढ़ना, तेज नहीं, उच्चारण के साथ बोल के पढ़ना। जैसे नाटक, उपन्यास, एकांकी, पात्रों के बीच बातचीत, जैसे कि नाटक में भी जो मंचन होता है बातचीत, ये सस्वर वाचन होगा क्योंकि इसमें उच्चारण के साथ बोला जाता है। दूसरा होता है मौन वाचन, यानी कि ये मौन वाचन तब होता है कि जब बच्चे थोड़ा सा परिपक्व टाइप में हो जाते हैं, तब होता है, क्योंकि कल्पना और तर्क शक्ति के बढ़ाने के लिए होता है। अक्सर देखते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो बोल बोल के नहीं पढ़ता है, मन ही मन पढ़ता है और उस पर चिंतन करता है। इस पर चिंतन नहीं करना है, क्योंकि इस पर जो दिया है उसको पढ़ लेना है, चिंतन की ज़रूरत नहीं है, और इस पर चिंतन की ज़रूरत है। ये द्रुत वाचन तीसरा जो होता है, इसमें होता है कि आत्मकथा, जीवनी, कहानी, यात्रा वृत्तांत, और जो होता है निबंध या डायरी। इसमें होता है कि अपने जो मतलब निबंध टाइप का दिया रहता है, जो भी उसको पढ़ना होता है कि द्रुत वाचन तेजी से पढ़ना, यानी कि उस पर सोचना समझना नहीं है, जो दिया है अपने विचार नहीं रखने हैं, जो दिए है उसे पढ़ देना है। ये द्रुत वाचन हो गया। इसके बाद देखते हैं भाषा वैज्ञानिक, यानी कि जो भाषा के वैज्ञानिक थे, 4 लोग थे मेन, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि थानाडाई शब्द है तो उनका महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें है पहला जो है चाम्स्की, दूसरा वाइगोत्स्की, तीसरा स्किनर और चौथा पियाजे। तो चाम्स्की के अनुसार जो होता है भाषा का इन्होंने डिफिनेशन जो दिया था उसमें इन्होंने दिया है कि भाषा का अर्जन, बच्चा कहीं से भी भाषा का अर्जन करे, समाज से या कहीं से भी, स्कूल, विद्यालय, घर, मोहल्ले, सबसे समाज की भूमिका होती है भाषा के सीखने में, और वातावरण होना चाहिए भाषा सीखने के लिए। भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक होना चाहिए ताकि बच्चा सीख पाए, और क्रियाशीलता यानी कि एक्टिविटी होना चाहिए तो बच्चा सीखेगा। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा का अधिगम होना चाहिए, यानी भाषा को सिखाया जाना चाहिए, किसी अच्छे जगह पे, अच्छे संस्थान में सिखाया जाना चाहिए। ये होता है, इसमें विद्यालय की भूमिका होती है। इन्होंने कहा भाषा शिक्षक की भी भूमिका होती है, और सामाजिक व सांस्कृतिक से बच्चा सीखता है, जो समाज में हमारा चलता है, जो कल्चर हमारा होता है उससे सीखता है। और जो होता है कि अंतक्रिया या वाक्य अंतक्रिया, यानी कि जो उस पर बोला जाता है वो हो जाएगा इसमें अंतक्रिया में। स्किनर जो बोलते हैं अनुकरण से बच्चा सीखता है, यानी कि किसी के देख को सीखता है, जैसे अगर कोई बोलता है उससे सीखता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन से सीखता है, पुनर्वलन से सीखता है, या स्वयं करके लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है। पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, 4 भाग में इसके बांटे थे। पहला हमारा जो था, इन्होंने कहा था कि जो बच्चा 4 भाग में बांटा था कि एक सेंसरी मोटर स्किल, दूसरा था प्री ऑपरेशनल, तीसरा था कॉन्क्रीट और चौथा था फॉर्मल। इन्होंने एज के अनुसार बांटा था कि अगर छोटा बच्चा है 0 से 2 वर्ष के हैं तो सेंस ऑर्गन से सीखेगा भाषा का विकास, और जो थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो उससे पूर्व संक्रियात्मक यानी कि थोड़ा बहुत देख के सीखेगा, ये सब से सीखेगा। जो कंक्रीट में आएगा तो वो मूर्त यानी कि थोड़ा थोड़ा कल्पना करना सीख जाएगा, और जो फॉर्मल होता है वो सब चिंतन करना सीख जाएगा। ये पियाजे का सिद्धांत था। इसके बाद देखते हैं कि अधिगम अक्षमता या असमर्थता और अयोग्यता यानी सशक्तता बोल सकते हैं, यानी कि जो पढ़ने से या बोलने से संबंधित जो बीमारियां होती है उसको हम क्या बोलते हैं। बोलने से संबंधित जो होती है प्रॉब्लम होती है उसको हम 2 भाग में बांटते हैं। एक तो पहला होता है कि अफेजिया, डिस्फेजिया। दूसरा जो पढ़ने से संबंधित है उसको बोलते हैं अप्रेक्सिया, दूसरा होता है डिस्प्रेक्सिया, और तीसरा होता है अलेक्सिया, और चौथा होता है डिसलेक्सिया। यानी कि जो पहला अफेजिया जैसे हो गया, ये शुरुआती दौर में होता है, इसको सुधारा जा सकता है, लेकिन जब डिस्फेजिया हो जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है सुधारना, क्योंकि ये अंतिम चरण होता है। ऐसे जिसमें अ लगा हुआ है जैसे अप्रेक्सिया, तो ये शुरुआती दौर है, इसमें सुधारा जा सकता है, लेकिन जब डिस्प्रेक्सिया की स्थिति आ जाए, नौबत आ जाए, तो कम चांस बनता है कि सुधर पाएगा। एलेक्सिया भी वही है, डिसलेक्सिया भी वही है। इसके बाद देखते हैं कि लिखने से संबंधित जो होता है इसको बोलते हैं अग्राफिया या डिसग्राफिया। तीसरा होता है असेम्बोलिया, और होता है चौथा डिसम्बोलिया। गणित से संबंधित जो होता है
कैरिकुलिया और दूसरा होता है डिसकैरिकुलिया। सुनने से संबंधित जो होता है वो बधिर इसको बोलते हैं, या दूसरा होता है आंशिक बधिर, और तीसरा होता है श्रवण ह्रास। देखने से संबंधित जो होता है बड़ांधता और बड़भंग होता है। तो ये हमारा जो था भाषा के सीखने में अक्षमता होती है वो था। इसके बाद देखते हैं भाषा शिक्षण की विधि होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है तो उसमें होता है कि खेल विधि द्वारा भाषा सीखा जा सकता है, कहानी विधि द्वारा सीखा जाता है, योजना विधि द्वारा और प्रश्नोत्तर विधि द्वारा। यानी कि सबसे पहले खेल विधि से शुरू करेंगे, फिर कहानी विधि पे ले जाएंगे, योजना बनाएंगे और प्रश्नोत्तर विधि पे अंत करेंगे सीखने में। फिर होता है आगमन विधि, निगमन विधि और विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। आगमन विधि में जो होता है व्याकरण के लिए होता है ये आगमन विधि, गणित के लिए होता है उदाहरण और प्रयोग किया जाता है। पहले उदाहरण दिया जाता है, प्रयोग किया जाता है आगमन विधि में। निगमन विधि में परिभाषा दिया जाता है, नियम दिया जाता है और सिद्धांत दिया जाता है। विश्लेषण यानी खंड करके पढ़ाना होता है किसी चीज़ को, मतलब शरीर का एक बॉडी है उसके बारे में हर पार्ट को अलग अलग पढ़ाना, ये हो जाएगा विश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि यानी कि एकीकरण यानी समानीकरण से पढ़ाया जाता है, यानी कि बहुत सारे तथ्यों को एक जगह इकट्ठा करके पढ़ाया जाता है, तो वो हो जाएगा संश्लेषण विधि। इसमें होता है कि भाषा का प्रयोगशाला और प्रत्यक्ष विधि होनी चाहिए भाषा के सीखने में। तो ये था हमारा आज का हिंदी पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।